हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। तो ऑडिट के हमारे पेपर में करेक्ट और इनकरेक्ट का जो पोर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है और आज हम इस पे करने वाले हैं 100 सवाल जो करेंगे बिल्कुल धमाल। तो आइए बगैर समय गंवाए बहुत फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चे लोगों, थोड़ा सा स्पीड फास्ट रहेगा ताकि कम टाइम में ज्यादा चीजें आप लोग कर सके। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास में स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है अगर शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करना हो। हम लोग जानते हैं शेयर डिस्काउंट पर इशू सिर्फ स्वेट इक्विटी होते हैं, उसके अलावा नहीं होते। सो ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। सेकंड कहता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट अगर कर रहे हैं तो कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय एम्फेसिंग रिसिप्ट्स ओनली। ओनली वाला जो लाइन है वो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट कैन बी अकम्प्लिश्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग एम्फेसिंग रिसिप्ट या स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स, इन सब के अंदर कवर है। तो ओनली वर्ड की वजह से ये हमारा हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट कहता है सीएजी कैन बी रिमूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। सवाल ही नहीं होता भाई, यहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कोई रोल ही नहीं है, इनकरेक्ट है। The CNAG cannot be removed by the Prime Minister of India on the recommendation of Council of Minister. He can be removed on the ground of proven misbehavior और incapacity, जो each House of Parliament के अंदर जाएगी और इतना मेजोरिटी इनके पास में होना चाहिए हर हाउस के अंदर, तभी आप CAG को हटा सकते हो, अदरवाइज नहीं हटा सकते। Now the CAG can conduct of government companies, audit of government companies, incorrect है। सीएज अपॉइंटेड बाय द, हमको कई बार लगता है कि सर ये तो करेक्ट है ना, गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट तो सीएजी करता है। एक्चुअल में सीएज अपॉइंटेड बाय द सीएजी है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं और वही गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट करते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। सीएजी जो है वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए किसी न किसी सीए को अपॉइंट करेगा अगर हमको कंपनीज का ऑडिट करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोगों, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट इज कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गलत है। इन इंडिया द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट इज डिस्चार्ज बाय द इंडिपेंडेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इज नॉट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अपने को ध्यान में रखना है। CAG is appointed by judge of Supreme Court, incorrect है। CAG general shall be appointed by the President of India and shall not be removed from the office except on the ground of proven misbehavior or incapacity। काफी सारे क्वेश्चंस एक जैसे आपको फिलहाल लगेंगे, क्वेश्चंस चेंज होते जाएंगे। गवर्नमेंट ऑडिट में प्रोप्राइटी इज अ मेजर कंसर्न टू बी चेक। अब गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर जो प्रोप्राइटरी है हमारा ऑडिट, वो एक मेजर कंसर्न रहता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू प्रोप्राइटरी ऑडिट द ऑडिटर ट्राई टू ब्रिंग आउट द केसेस ऑफ इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इवन दो द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स। भले ही आपने रूल्स के हिसाब से खर्चा किया हो, लेकिन रॉन्गफुल खर्चा, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट कहता है ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑडिटर नीड नॉट वेरीफाई द रेम्यूनरेशन पेड टू द पार्टनर्स, इनकरेक्ट है। Auditor need to verify the nature and amount of remuneration paid to partner and to confirm the correctness with partnership deed, क्योंकि डीड में है तो मिलेगा, अदरवाइज मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोगों, फॉर ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट स्टॉल नीड नॉट टू बी वेरीफाई एज इट इज नॉट प्राइम सोर्स ऑफ इनकम, इनकरेक्ट हो जाएगा। जहां हम बात करते हैं पिक्चर हॉल्स की, तो इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट स्टॉल शुड आल्सो बी कवर्ड बाय द ऑडिटर इन हिज वेरिफिकेशन प्रोसीजर, क्योंकि जो रिसिप्ट अपने को टिकट की हो रही है उसके बाद में एक बड़ा इनकम जो होता है वो रिफ्रेशमेंट स्टॉल का ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स आप सबको पता है, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। द फैक्ट दैट एन ऑडिट इज कैरिड आउट एक्ट एज अ deterrent and consequently the auditor can be held responsible for the prevention of fraud and error। अब ये जो सेंटेंस पर्टिकुलर इन्होंने बोला कि ऑडिट इज कैरिड आउट as a deterrent and consequently auditor be held responsible for prevention of fraud and error। अब हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि प्रिवेंट करने का काम ऑडिटर का नहीं है। ऑडिट कंडक्टेड अकॉर्डिंग विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया इज डिजाइन टू प्रोवाइड। बच्चों देखिएगा आंसर कैसे बनेगा। ऐसे 200 का ऑब्जेक्टिव हम डाल सकते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर। ऐसे 200 से हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया। अब ये जो फैक्ट है कि भाई हमने ऑडिट किया, प्रॉपर किया, बट द ऑडिटर इज नॉट एंड कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, हम उसके लिए रिस्पांसिबल नहीं है। तो ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट कहता है नन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शेल बी हेल्ड रिस्पांसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द वर्क नॉट डिवाइडेड अमंग देम। जो काम उसको नहीं मिला उसके लिए वो लायबल नहीं है, इनकरेक्ट है। जो काम ऐसा है जो आपने डिवाइड ही नहीं किया उसके लिए दे आर जॉइंटली एंड सेपरेटली रिस्पांसिबल, ऐसे 299 क्लियर बोलता है। All the joint auditor are jointly and separately responsible in respect of the work which is not divided among joint auditor and carried out by all of them। बराबर, बहुत सिंपल हो गया। जो बांट दिया उसके लिए पर्टिकुलर आप ही रेस्पॉन्सिबल हो, लेकिन जो काम नहीं किया उसके लिए सबका, मतलब जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया उसके लिए सभी लोग रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, अपने को ध्यान में रखना है।
देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मर्टिलिटी एंड डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क। का डायरेक्ट है कि इनवर्स है? बच्चों क्या बोलोगे? इनकरेक्ट है ये, बिकॉज यहां पे आप लोग जानते हो इनवर्स रिलेशनशिप होता है मर्टिलिटी और डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क में। जितना मर्टिलिटी लेवल हमारा हाई होगा उतना लोअर होगा ऑडिट रिस्क हमारा, और वाइस वर्सा भी है। सिंपल सा एक एग्जांपल भी साथ में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई इन्वेंट्री फिजिकली। गलत है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। हाउएवर इन्वेंट्री के टाइम पे वहां पे ऑडिटर प्रेजेंट रह सकता है, रिलायंस करेगा अपॉन द फिजिकल काउंट ऑफ मैनेजमेंट, और वहां पे ऑब्जर्वर की तरह से ऑब्जर्वेशन वाला तरीका वो इस्तेमाल करेगा, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। रिप्लाई इज रिक्वायर्ड टू ऑल केसेस इन पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। करेक्ट है, जब हम पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव चीज हम बोलते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि चाहे मैच करे चाहे नहीं करे, दोनों ही केसेस में थर्ड पार्टी का कंफर्मेशन मिले। हम रेस्पोंडेंट को बोलेंगे कि सर चाहे मैच करे चाहे नहीं करे, वेदर एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट दोनों के अंदर आप क्या करेंगे, हमको इन्फॉर्म करेंगे। तो पॉजिटिव में, नेगेटिव होती तो सिर्फ नो है, नेगेटिव है, नहीं मैच कर रहा है, डिसएग्रीमेंट है, तभी आपको बताना है, लेकिन पॉजिटिव में हर केस में आपको रिप्लाई करना है। करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर है इट इज नो पार्ट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स ड्यूटी टू वेरीफाई ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑडिटेड बाय द प्रीवियस ऑडिटर। भाई ये तो इनकरेक्ट है। ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस में हम पढ़ करके आते हैं, ऑडिटर का रिस्पांसिबिलिटी है कि ओपनिंग बैलेंसेस को भी वो चेक करेगा जो ब्रॉड फॉरवर्ड होकर के आए, भले ही ऑडिट पहले वाली किसी और ने की थी। हमारा बेस तो यही है भाई। Subsequent event means event after balance sheet up to next 12 month। अरे भाई नेक्स्ट 12 मंथ का कहां से कंसेप्ट आया? सिग्निफिकेंट इवेंट का मतलब यहाँ पे, सॉरी सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब यहाँ पे होगा बैलेंस शीट डेट से लगा करके ऑडिट रिपोर्ट तक की डेट के बीच में जो हुए, कि अपने को ध्यान में रखना है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। As per SA 570, the objective of the auditor is to obtain sufficient appropriate audit evidences about the appropriateness of management use of consistency assumption in the preparation and presentation of financial statement। अब बच्चों ये इन्होंने 570 के बेस पे दे रखा है, जो गोइंग कंसर्न का हमारा कंसेप्ट है। ये स्टार्टिंग लाइंस आपको पता होनी चाहिए। As per SA 570, auditor is required to obtain sufficient appropriate audit evidences about the appropriateness of management use of going concern assumption। है ना, ये नहीं है कि भाई appropriateness of management use of consistency assumption, जी नहीं। इसमें लाइंस क्या बनेगी? appropriateness of management use of going concern in the preparation and presentation of financial statement। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको पर्टिकुलर इस ऐसे का ऑब्जेक्ट पता हो, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में आते हैं, कंपनी विच हैज बीन अनेबल टू नेगोशिएट बोरोइंग्स फ्रॉम इट्स बैंक्स क्लेम दैट इट विल बी एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। इनकरेक्ट है। रीजन क्लियर है। अब इसमें बढ़िया चीज देखिएगा, आईसीए ने जब ये क्वेश्चन दिया तो दो ऑप्शंस डाले, इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों ही। इन केस ऑफ कंपनी विच हैज नॉट बीन एबल टू नेगोशिएट बोरोइंग, हम बोरोइंग नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब बैंक को डाउट है कि यार ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, मतलब हमारी गोइंग कंसर्न को खतरा है वहां पे। तो देयर विल बी अ सब्सटेंशियल डाउट एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न विदाउट सच फाइनेंशियल सपोर्ट। बराबर, तो उस बेस पे हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि भाई इनकरेक्ट है। अब एक और चीज देखिएगा, इन्होंने करेक्ट भी बोला है, if the company which has not been able to negotiate borrowings from its banker for reason like delay, failure in the submission of adequate document information or other reason, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। भाई हम नेगोशिएट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हो सकता है कोई डॉक्यूमेंटेशन में हमने डिले कर दिया हो, इस वजह से हमको लोन मिलने में नेगोशिएट हम नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से गोइंग कंसर्न पे कोई खतरा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों ही अल्टरनेट आंसर जो है वो आप याद करके जा सकते हैं, समझ करके जा सकते हैं, दोनों ही सही है। रीजन बस आपको प्रॉपर वहां पे देना पड़ेगा। चलिए जी, बहुत फटाफट ले रहे हैं हम लोग बच्चों, कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर हो जाएं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय मैन एज टू क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री इज सब्स्टिट्यूट फॉर वेरिफिकेशन। क्या कहता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो काम नहीं करेगा। हम लोग जानते हैं इस चीज को कि सिर्फ हर चीज के लिए आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लें, ये सिर्फ एक सेकेंडरी सोर्स हमारे पास में होता है, मेन सोर्स नहीं होता है। तो इनकरेक्ट, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज टू सपोर्ट, सपोर्टिव है, सेकेंडरी है, अदर ऑडिट एविडेंसेस रिलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको पता है। तो इट इज क्लियर दैट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट की तरह से काम नहीं करेगा, जिसके लिए हमको रीजनेबली सोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं। चलिए जी, ब्रांच ऑडिटर इज अ जॉइंट ऑडिटर अकॉर्डिंग ऐसे 299 जी नहीं, एंड इज रिलेशनशिप विद द कंपनी ऑडिटर इज गवर्न्ड बाय सेट स्टैंडर्ड, नहीं। 299 जो है वो जॉइंट ऑडिटर का है। जॉइंट ऑडिटर के लिए हमारे पास में अलग ऐसे है, ब्रांच ऑडिटर इज नॉट अ जॉइंट ऑडिटर विद द मीनिंग ऑफ ऐसे 299, है ना, जॉइंट ऑडिट की बात तो हम यहां से करते हैं।
अब जहां तक बात आती है ब्रांच ऑडिटर की, उसके लिए हमारे पास में अनदर ऑडिटर वाला एक ऐसे अलग से दे रखा है, ऐसे 600, वहां से हम बात करते हैं अदर ऑडिटर्स के अंदर ब्रांच की। इन जॉइंट ऑडिट की बात हमेशा दे रखी है आपको ऐसे 299 में, और उसमें ब्रांच ऑडिटर इंक्लूड नहीं है। ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर, करेक्ट है, 100% एश्योरेंस हम नहीं दे सकते। तो while examining the evidences relating to a business entity on the state of affairs of the company, the auditor's duty is limited only to verification of the evidence that is made available to him in the ordinary course of audit, or the evidence that which he would call upon to examine on a doubt about something being wrong. तो हेंस एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर। अब एक कॉमन सी चीज होगी, सर ये आंसर इन्होंने किधर से बनाया सर, हम तो वहां पे वो लिख के आते कि 100% रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे पाएगा, ओनली रीजनेबल दे पाएगा, वो सब लिख के आते। तो ये जो लाइन एक्जैक्टली इंश्योरर वाली है उसके साथ ये पॉइंट यूज हुआ है, तो ट्राई करिएगा कि आप इसी चीज को लिख करके आए, और कुछ नहीं तो इसके जो कीवर्ड्स है ना, वो कम से कम हम यूज कर लें तो हमारा काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। It is not necessary to follow standard on auditing as they are meant only for reference purpose। ये नहीं, स्टैंडर्ड को फॉलो करना मैंडेटरी है कि वॉलंटरी, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। While discharging attention function, it shall be duty of auditor to ensure that standard on auditing are followed in the audit of financial information covered by their audit report. If for any reason member has not been able to perform audit accordance with ऐसे, तो हमको पता है कि आपको जो भी डिपार्चर है उसके ऊपर रिपोर्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये चीज आप फॉलो नहीं कर पाए थी, अपने को पता है। नेक्स्ट कहता है इट इज नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। एब्सोल्युटली करेक्ट है। सबसे पहले तो ऐसे 200 का नाम लिखिए। ऐसे 200 का नाम लिखने के बाद में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन व्हिच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर ऑफ फ्रॉड, एंड द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। Thus, it is necessary for the auditor to maintain professional skepticism throughout the audit। ये अपने को पता है, बहुत सिंपल सा कॉमन सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टर्म एक्सटर्नल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। इनकरेक्ट है बराबर से, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। एक्सटर्नल ऑडिट वेदर एन इंडिपेंडेंट ऑडिट इज कैरीज आउट आइदर एज पर लॉ, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट और एज पर एग्रीमेंट इज अ वॉलंटरी ऑडिट। दोनों के अंदर हमारा डिफरेंस रहेगा। देयरफॉर इट कवर ऑल इंडिपेंडेंट ऑडिट, वॉलंटरी एंड स्टैट्यूटरी। देयरफॉर एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो थोड़ा सा वाइडर टर्म हो गया, जहां पे पर्सन अपने वॉलंटरी ऑडिट भी करवा सकता है, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट है मतलब गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट हो गई, लॉ की रिक्वायरमेंट हो गई, करवानी ही पड़ेगी, तो वाइडर हो गया, अपने को ध्यान में रखना है, सेम नहीं है। The auditor compares entries in the books of accounts with the vouchers and if two agree his work is done। क्या कहते हैं भाई, अकाउंट्स एंड वाउचर्स वो चेक करेगा, दो एग्री करके तो काम हो गया। ऑडिटिंग इज नॉट अबाउट कंपैरिजन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हमने देखा कि हाँ भाई परचेस का बिल है, परचेस की एंट्री आके काम खत्म। उसकी रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर के ऊपर होना चाहिए कि एक्सेप्टेबल पॉलिसीज के हिसाब से कंसिस्टेंटली सब चीजें अप्लाई हो रही है, रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, एप्रोप्रिएटनेस है डिस्क्लोजर के अंदर, ये सब चीजें देखना उसका काम है। सिर्फ ये चीजें कि हाँ भाई दो चीजें आपस में मैच करके देख लिया, कंपेयर करके देख लिया, तो ये नहीं चलेगा। गाइडेंस नोट्स आर मैंडेटरी इन नेचर। गाइडेंस नोट्स आर मैंडेटरी इन नेचर क्या कहते हैं भाई, इनकरेक्ट है। Guidance notes are primarily designed to provide guidance to the member on matter which may arise in course of their professional work on which they are desired to assistance। उनको जहां मदद चाहिए कि यार इसको सॉल्व करने के लिए कोई असिस्टेंस हमको मिल जाए, इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, विच में पोस्ट डिफिकल्टी। तो ये जो है रिकमेंडेटरी होते हैं। हमने कहा था स्टैंडर्ड तो मैंडेटरी हो गए, लेकिन गाइडेंस नोट्स रिकमेंडेटरी हैं, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, अपने को ध्यान में रखना है। सैम्पलिंग इज अ मेजर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, करेक्ट है। हमने पढ़ा हुआ है इनहेरेंट लिमिटेशन जब हम पढ़ते हैं कि हम 100% चीजों को चेक नहीं कर पाएंगे। हमारा एक कॉस्ट वाला पॉइंट है, हमारा एक टाइमलीनेस वाला भी पॉइंट है, तो उस बेस पे ऑडिटर यूजेस सैम्पलिंग ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कंडक्ट डिटेल चेकिंग ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट और अदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, so he doesn't check even in every item, so it is impossible for him to give absolute assurance। तो बिल्कुल सही है, सैम्पलिंग इज इनहेरेंट लिमिटेशन, करेक्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड है P&L लॉस, बैलेंस शीट, बट नॉट नोट्स टू अकाउंट। जी नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अकाउंट से भी, लॉ से भी इसका डेफिनेशन आप जानते हो, जैसे P&L भी है, बैलेंस शीट भी है, कैश फ्लो भी है, फंड फ्लो हो सकता है, नोट्स टू अकाउंट्स इसका पार्ट है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कहता है एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, करेक्ट है। एविडेंस के लिए हमेशा 2 पॉइंट लगते हैं, सफिशिएंसी भी और एप्रोप्रिएटनेस भी। सफिशिएंसी कहता है क्वांटिटी से रिलेटेड हो गया, और एप्रोप्रिएट जो है वो क्वालिटी से रिलेटेड है। पूरी लाइन अपने को लिख करके आनी है। नंबर 30 पे हम लोग पहुंच गए बहुत फटाफट से। स्क्रूटनी ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज वन ऑफ द ऑडिट टेक्निक इज करेक्ट।
बैंक रिकंसिलिएशन हम जो बनाते हैं फॉर कलेक्शन एंड एक्युमुलेशन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, सर्टेन मेथड और मींस हमारे पास में अवेलेबल है स्क्रूटनी करना बैंक रिकंसिलिएशन की, ये भी उस टेक्निक का ही एक पार्ट है, अपने को ध्यान में रखना है। नंबर नेक्स्ट, substantive procedure may be defined as an audit procedure designed to evaluate the operating effectiveness of control in preventing or detecting and correcting material misstatement at the assertions level। क्या कहते हैं बच्चों, क्या ये substantive की definition है क्या? अब देखिएगा ये definition किसकी है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर द ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू इवैल्यूएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। नाम से अपने को पता लग जाता है ये तो बराबर से, देख तो ये चेंज करना है। फिर साथ में मतलब आपको ये जिसकी डेफिनेशन है वो भी दीजिए, और सब्सटेंटिव का डेफिनेशन क्या है, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। इतना डेफिनेशन जो है वो सब्सटेंटिव का रहेगा, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। नंबर नेक्स्ट पे, एनालिटिकल प्रोसीजर आर अनेबल टू हेल्प द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर एट द प्लानिंग स्टेज। अरे भाई प्लानिंग स्टेज पे भी हम काम में लेते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स को, तो करेक्ट है सेंटेंस ये बराबर से। आप यहाँ पे सुनिएगा, इन्होंने एक चीज बोली है, एनालिटिकल प्रोसीजर आर अनेबल टू हेल्प द ऑडिटर एंड डिटरमाइन। तो खाली प्लानिंग स्टेज पे नहीं भैया, ये तो हम प्रॉपर परफॉर्मिंग स्टेज पे भी काम में लेते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर स्टेट्स दैट ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड। अब ये वाली जो लाइन है नियर दैट, कंपैरिजन करना है, जीपी रेशियोज वगैरह हम निकालते हैं, प्रीवियस से कंपैरिजन करते हैं, तो एंड ऑफ द ऑडिट असेस द ऑडिटर व्हाइल परफॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस वजह से सेंटेंस हमारा करेक्ट गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग में एंटी हेल्प नहीं कर रहा है प्लानिंग स्टेज के ऊपर, ये हम काम में लेंगे जब हम एंड ऑफ द ऑडिट के ऊपर जाएंगे, ध्यान रखना है। एनालिटिकल प्रोसीजर आर अनेबल टू हेल्प द ऑडिटर, ये मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है। हाँ, अब ये रिपीट क्यों हुआ उसको देखिएगा, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आपको दिखेंगे, ये देखिएगा। अब इसका रीजन क्या है, ये अगेन अपना वही क्वेश्चन हो गया बच्चे लोगों, इसलिए दो बार दिया है कि यहां पे अल्टरनेट आंसर भी गया है इसका। एसए 520 एनालिटिकल प्रोसीजर स्टेट्स दैट एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हेल्प द ऑडिटर टू फाइंड द एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस फॉर व्हिच ही वाज अनअवेयर एंड इट विल आल्सो असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब रीजन क्या गया, एनालिटिकल का डेफिनेशन आप देखेंगे तब तो एंड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर लिखा है, साथ ही में जब आप प्लानिंग वाली चीज को पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि प्लानिंग स्टेज के ऊपर भी हम उसी वक्त में एनालिसिस करके फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा एनडी किस तरह से जाएगा। तो अल्टरनेट आंसर के अंदर दोनों ही चीजें, तो अगर आप डेफिनेशन पे स्टिक रहते हैं एकदम सिंपली, तब तो आप फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर फॉलो करिए, अदरवाइज हम इनकरेक्ट भी वहां पे दे सकते हैं। ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल विद इन द एंटिटी और आउटसाइड ऑफ द एंटिटी, इनकरेक्ट हो गया। Because inquiry consists of seeking information of knowledgeable person both financial and non-financial। definition जो है वो inquiry का है within the entity और outside of entity। observation का मतलब looking at process or procedure being performed by some other, कोई दूसरा कर रहा है और हम खाली observe कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको, looking कर रहे हैं, वो observation है। auditor is responsible for proper preparation and presentation of the bank reconciliation statement। भैया हम थोड़ी बनाएंगे, incorrect है। auditor is not responsible to prepare and present the bank reconciliation। His role is only checking and reviewing the BRS। बराबर हम सिर्फ चेक करेंगे, ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान रखोगे। टर्म ऑफ एंगेजमेंट मस्ट नॉट बी डिसाइडेड इन एडवांस, इनकरेक्ट है। एंगेजमेंट का टर्म पहले से ही एंगेजमेंट लेटर के थ्रू डिसाइड हो जाएगा ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहे। ऑडिटर शुड सेंड एंगेजमेंट लेटर, प्रेफरेबली कब होता है ये, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एंगेजमेंट ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बनाना, तो बहुत सिंपल है, आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे 230 डील्स विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हो जी, नहीं 230 जो है वो तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है बराबर, और 240 जो है वो फ्रॉड की बात करता है। ऐसे 230 डील्स करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, जबकि 240 जो है वो बात करता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत फटाफट कर रहे हैं बच्चे लोगों। प्लानिंग इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस, क्या बात है, करेक्ट है। क्या कहते हैं, ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट ऑफ एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर के ऊपर हम लोग कर पाए, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, तो एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। देन उसके बाद में द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिक्लूड ऑडिटर टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट टू अ थर्ड पार्टी एट ऑल सर्कमस्टांसेस विदाउट एनी एक्सेप्शन। जी नहीं, एक्सेप्शन तो है भी, माना कॉन्फिडेंशियलिटी हम फॉलो करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि जहां पे गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है या खुद क्लाइंट की परमिशन है तो हम कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है परमिटेड बाय द क्लाइंट
और अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन आ गया, लॉ ने कह दिया कि भाई आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। नंबर 41, copies of communication with other auditor, expert and other third parties are part of permanent audit file। बच्चों क्या कहते हो, परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट है क्या, जो हमने कम्युनिकेशन किया दूसरे ऑडिटर से, एक्सपर्ट से, थर्ड पार्टी से। कॉपीज ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर ऑडिटर, एक्सपर्ट एंड थर्ड पार्टीज आर पार्ट ऑफ करंट ऑडिट फाइल। परमानेंट नेचर पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती इसको। परमानेंट में हम जनरली जो हमारा लीगल स्ट्रक्चर हो गया, कंपनी है तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब चीजें जो है वो परमानेंट का पार्ट होती है, अपने को ध्यान में रखना है। ऑडिट नोटबुक कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक रिकॉर्ड फॉर ऑडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑडिट कैरिड आउट बाय हिम। तो अब ऑडिट नोटबुक कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक रिकॉर्ड, बेसिकली ऑडिट वर्किंग पेपर कॉन्स्टिट्यूट था, तो नोटबुक नहीं है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स है। ऑडिट नोटबुक इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग पेपर जरूर हो सकता है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ऑडिट के वर्किंग पेपर्स की दे रखी है, न कि ऑडिटर के नोटबुक की, चेंज करनी पड़ेगी। द ऑडिटिंग फर्म हैज नो राइट टू कंपेल द ऑडिटर टू प्रोवाइड कॉपीज ऑफ वर्किंग पेपर। करेक्ट है भाई, जो भी जिसका हमने ऑडिट किया हमारे वर्किंग पेपर्स आप लोग जानते हो 230 के हिसाब से ऑडिटर का एसेट है, ऑडिटर का प्रॉपर्टी है, तो आप फोर्स नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा हम एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्किंग पेपर्स जो हैं वो हमेशा ऑडिटर का ही क्या रहेगा, एसेट रहेगा। तो ऑडिटर अगर चाहे तो अपनी मर्जी से एक आध पोर्शन उसका प्रोवाइड कर सकता है, अदरवाइज हम बाउंड नहीं है, ऑडिटर का प्रॉपर्टी अपने को ध्यान में रखना है। ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट बी यूज इन फ्यूचर, इनकरेक्ट है भाई, काम आ जाएगा, गाइड करेगा ऑडिटर को सक्सीडिंग ईयर्स के लिए भी। इन केस ऑफ ऑडिटर फेसेस सम केसेस ऑफ नेग्लिजेंस, तो ये प्रूफ की तरह भी यूज आता है, एविडेंस की तरह भी ध्यान में रखना है। ऑडिट प्रोग्राम डज नॉट सफर फ्रॉम लिमिटेशन, गलत है भाई, वो तो सब जगह होगी। प्रोग्राम बिकम रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, असिस्टेंट्स आर नॉट एबल टू चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक केस, तो इस वजह से वहां पे बट ऑब्वियस है कि लिमिटेशंस तो इसकी रहेंगी, ध्यान में रखना है। ऑडिट सैंपलिंग मींस द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू 100% ऑफ आइटम्स, जी नहीं, 100% ऑफ आइटम विद पॉपुलेशन पे कैसे लगा सकते हो। ऑडिट सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन अ पॉपुलेशन। ये अपने को लाइन जो है वो यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, तो ध्यान में रखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। While auditing the accounts of company, it is obligatory that the auditor must adopt sampling technique, जी नहीं। Extent of test checking would primarily depend on the auditor judgment, mandatory नहीं है, ये उसके जजमेंट पे डिपेंड करता है कि भाई आज छोटी एंटिटी हुई तो हमको सैम्पलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सारी चीजें चेक कर लेंगे। ऑडिट सैंपल नीड नॉट टू बी सेलेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, बिल्कुल ठीक है। रैंडम सिलेक्शन जो है वो प्री रिक्वेस्टेड इसकी हो सकता है, तो इन्होंने बोला नीड नॉट टू बी सिलेक्टेड ऑन, तो ऑडिट सैंपल नीड नॉट टू बी सिलेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस। तो रैंडम सिलेक्शन जो है वो हमारा प्राइमरी बेस है, हमारा हम लोग जानते हैं किसी भी टेक्निक पे हम जाएंगे तो रैंडम टेक्निक को हमको यूज करना पड़ेगा, तो बट ऑब्वियस है ये स्टेटमेंट जो हमारा वो भी इनकरेक्ट हो गया। Procedural error arise as a result of transaction having been recorded in a fundamentally incorrect manner। अब देखिएगा, इसको समझिएगा, इनकरेक्ट है ये भी। Procedural error arise when there is an error in implementation of the procedure, तो चेंज हो जाएगा। If transaction has been recorded in a fundamentally incorrect manner, तो वहां पे ये जाएगा result in error of principle, ये procedural error का पार्ट नहीं है। इन्होंने बोल दिया कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, प्रोसीजरल एरर अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग रिकॉर्डेड इन अ फंडामेंटली इनकरेक्ट मैनर। जबकि प्रोसीजरल का पार्ट क्या होता है कि जहां आपने प्रोसीजर इंप्लीमेंटेशन के अंदर गड़बड़ कर दिया, और ये पार्ट जो है वो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल का होगा, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जी नहीं, प्राइमरी ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, हमको तो ओपिनियन एक्सप्रेस करना है अपना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट या ट्रू एंड फेयर और नॉट, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड करना जो है वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो बहुत फटाफट से हम लोगों ने कर लिए 50 क्वेश्चन अपने। चलिए जी, तो अगले 50 की तरफ फटाफट से बढ़ जाते हैं। The basic objective of audit does not change with reference to nature, size or form an entity, absolutely correct है। बेसिक ऑब्जेक्टिव तो हमारा वही रहेगा, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी, बराबर बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इसका साइज क्या हो, लीगल फॉर्म क्या हो, कुछ भी हो, पूरा जो अपना ऑडिट का डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे दे देना चाहिए। The auditor compare entries in the books of accounts with voucher and if two agree his work is done। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए जी, रिपीटेड क्वेश्चन है, इनकरेक्ट है, खाली हमारा काम वो नहीं है, हो सकता है कई क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो गए हों। गाइडेंस नोट्स आर मैंडेटरी इन नेचर, जी नहीं, गाइडेंस नोट्स मैंडेटरी नहीं है। सैम्पलिंग इज अ मेजर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, अगेन इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे थे वो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो अलग अलग आरटीपीज एमटीपीज से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बट डज नॉट नोट्स टू अकाउंट्स,
ये भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इनकरेक्ट है। देन उसके बाद में एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट बिल्कुल करेक्ट है, एविडेंस के साथ दोनों पॉइंट हमारे लगते हैं, हम लोग ने डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद में ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीटेड वाले हमारे क्वेश्चंस हैं यहां तक के, प्रॉपर प्रिपरेशन, हाँ जी, प्लानिंग इज अ डिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो आरटीपी एमटीपीस के, और मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चंस हमारे बट ऑब्वियस रिपीटेड वाले क्वेश्चंस हो गए। ऑडिट वर्किंग पेपर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक रिकॉर्ड, ऑडिट फर्म हैज नो राइट टू कंपेल, वापस रिपीट हुए हैं, कैन नॉट बी यूज इन फ्यूचर, डज नॉट सफर फ्रॉम लिमिटेशंस, रैंडम बेसिस, हाँ जी, यहां से हमारे पास मैटर वापस चेंज होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बच्चे लोगों वापस से हमने रिपीट ले लिए हैं, रिपीट इसलिए हुए क्योंकि अलग अलग आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे ये वापस दो दो बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ले लिए सारे आरटीपीज एमटीपीज अपने यहाँ डालें। तो यहाँ तक के जो हमारे क्वेश्चंस हैं तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से ऐसे हैं जो वापस से अलग अलग जगह पर रिपीट थे, तो वहां पे आगे यहां से हम लोग शुरू कर लेते हैं इसको एकदम फटाफट से। मटेरियल आइटम्स आर नॉट क्वांटिटेटिव इन नेचर, चलिए यहां से, ऑडिट सैंपल नीड नॉट टू बी सिलेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस, प्री रिक्विजिट वाली लाइन हमारी आई गई थी। मटेरियल आइटम्स आर ओनली क्वांटिटेटिव इन नेचर, क्या कहते हैं, इनकरेक्ट है। आपने पहले भी पढ़ा हुआ इस चीज को कि मटेरियल आइटम्स दोज व्हिच आर इन्फ्लुएंस द जजमेंट ऑफ यूजर, डेफिनेशन अपने को लिखना है। और ये क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और इट मे बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, हो सकता है अमाउंट छोटा हो लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो अगर लॉ के अगेंस्ट में जाकर के कोई पेनल्टी पे किया, छोटा अमाउंट भी है तो अपने आप में वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये चीज बढ़िया पॉइंट है। मटेरियल आइटम्स आर ओनली क्वांटिटेटिव, अच्छा उसी का एक पार्ट हमारे से पूछ लिया, देखो क्वांटिटेटिव वाला और क्वालिटेटिव वाला पॉइंट जो है वो हमसे पूछा जा सकता है, तो दोनों चीजें इसके अंदर आ सकती है, ध्यान रखेंगे। वर्किंग पेपर्स शुड बी केप्ट अप टू 4 ईयर, क्या कहते हैं बच्चों लोगों, 4 ईयर तक मेंटेन करने को बोला है, इनकरेक्ट है। एज पर आईसीए डॉक्यूमेंटेशन ये हमको मेंटेन करना है एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, 7 ईयर के लिए। Working paper are maintained to demonstrate that audit was carried out accordance with basic principles. When inherent control risks are low, auditor can accept a lower detection risk. Incorrect हो गया. When inherent and control risks are low, auditor may enjoy higher level of detection risk. इन्होंने क्लियर बोल दिया यहाँ पे कि inherent control risk अगर हमारी कम है तो auditor can accept a lower detection risk. When incorrect क्यों है, क्योंकि इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क हमारी अगर ज्यादा होगी तो बट ऑब्वियस है कि ऑडिटर जो है वो यहाँ पे प्रोसेस कम लगाएगा, और कम लगाए तो डिटेक्शन रिस्क हमारा हाई हो जाएगा, बिकॉज डिटेक्शन रिस्क इज इन इनवर्स रिलेशनशिप विद द आरओएमएमएससी, अपने को पता है अच्छी तरह से। टॉलरेबल एरर एंड साइज ऑफ सैंपल आर इनवर्सली रिलेटेड, क्या कहते हैं बच्चे लोगों को, करेक्ट है। टॉलरेबल एरर जो है, अगर मैक्सिमम एरर इन पॉपुलेशन दैट ऑडिटर इज रेडी टू एक्सेप्ट फॉर अ गिवन सैंपल साइज, तो सैंपल साइज अगर हमारी ज्यादा होगी, नीड टू बी गेस, सैंपल साइज इज नीडेड इन केस ऑफ स्मॉलर टॉलरेबल एरर, बराबर से। अगर टॉलरेबल एरर कम है तो हमको सैंपल साइज अपना ज्यादा ही रखना पड़ेगा, हमको पता है। सैंपलिंग रिस्क एंड सैंपल साइज आर इनवर्सली रिलेटेड, अगेन करेक्ट हो गया। सैंपलिंग रिस्क अराइज फ्रॉम पॉसिबिलिटी दैट ऑडिटर कंक्लूजन बेस्ड अपॉन द सैंपल मे बी डिफरेंट फ्रॉम कंक्लूजन दैट वुड हैव बीन रीच, तो बहुत सीधा सा सैंपलिंग रिस्क और सैंपलिंग साइज जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है, तो इन सबका रिलेशन जो है वो लगभग इनवर्स की तरह से जाता है। तो इफ सम ऑडिट प्रोसीजर वर अप्लाइड टू एंटायर पॉपुलेशन, इफ एक्सेप्टेबल सैंपलिंग रिस्क हमारी लो हो जाएगी तो लार्ज सैंपल जो है वो हमको जरूरत पड़ेगी, अपने को सैंपलिंग रिस्क अगर कम रखनी है तो सैंपल साइज हमको बढ़ाना पड़ेगा, एक डायरेक्ट सा पॉइंट भी आप लोग जानते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर शुड कंप्लीटली रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इनकरेक्ट है, जजमेंट पर हमारे डिपेंड करेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर शुड हिमसेल्फ चेक द इंटरनल कंट्रोल, खुद ही आप चेक करोगे। ही शुड टेस्ट वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर ऑन विच ही इंटेंड टू रिलाई। स्टैट्यूटरी ऑडिटर मे रिलाई ऑन इंटरनल ऑडिटर प्रोवाइडेड ही एक्सरसाइज ड्यू स्किल एंड केयर एंड दिस नथिंग टू डाउट। तो अभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर के स्किल पर डिपेंड करेगा कि वो कितना उस पर भरोसा करता है नहीं करता है, लेकिन कंप्लीटली भरोसा कर ले ऐसा नहीं होगा। लेटर ऑफ वीकनेस इज इशूड बाय द मैनेजमेंट, जी नहीं, लेटर ऑफ वीकनेस जो है वो ऑडिटर का रिपोर्ट है जो इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस को बताता है, और ये ऑडिटर इशू करता है, मैनेजमेंट को ही अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए जी,
Examination in depth implies that auditor vouches almost all transaction in a manner that he chances not checking any transaction are left at a minimum. बच्चों समझिएगा, ऑडिट एग्जामिनेशन इन डेप्थ इंटरनल कंट्रोल के हमारे तरीके उनमें से ये भी है. implies that auditor vouches almost all transaction. क्या कहते हैं? इनकरेक्ट है. एग्जामिनेशन इन डेप्थ इंप्लाई करता है एग्जामिनेशन ऑफ फ्यू सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन, कुछ को हम चेक करेंगे, उसको हम स्टार्टिंग से एंड तक चीजों को चेक करेंगे, एंटायर फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन को हमको चेक करना है. बराबर, ये इसके अंदर हमारा कवर है. दिस एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ स्टडिंग द रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन वेरियस स्टेज उसके क्या गए उन सबको चेक करना जो है वो एग्जामिनेशन इन डेप्थ के अंदर आता है, ध्यान में रखना है. Written representation and external confirmation are tools available for review of internal control. Incorrect हो गया. हमको पता है अच्छी तरह से रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल के जो टूल्स हैं उसमें नैरेटिव रिकॉर्ड, फ्लो चार्ट, ठीक है, फिर हमारी जो क्वेश्चनरीज हैं और चेकलिस्ट हैं, ये टूल्स हैं इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के लिए, ये अपने को ध्यान में रखना है. रिटन रिप्रेजेंटेशन और एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने का तरीका है. बराबर. The scope of work of an internal auditor may extend even beyond the financial accounting. सही है, इंटरनल ऑडिटर का काम फाइनेंस से बाहर निकल के भी कॉस्ट को चेक करना, लॉसेस वेस्टेज की इंक्वायरी करना, प्रोडक्शन ऑडिट करना, परफॉर्मेंस ऑडिट करना, यहां तक जाएगा. प्रिपरेशन ऑफ फ्लो चार्ट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग. क्या कहते हैं? करेक्ट है. फ्लो चार्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, आई बर्ड व्यू है, तो बट ऑब्वियस है आप लोग भी जब फ्लो चार्ट्स बनाते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है ना भाई, तो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग तो है. If a limited liability partnership firm is appointed as an auditor of company, every partner of firm shall be authorized to act as an auditor. Incorrect है. अगर कोई भी LLP अपॉइंट भी होती है तो only the partner, जो चार्टेड अकाउंटेंट्स रहेंगे वहां पे, प्रैक्टिसिंग चार्टर्स रहेंगे, वो साइन कर पाएंगे, सभी नहीं कर पाएंगे. बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, सिंपल सा. The first auditor appointed by board can be removed by the board at its subsequent meeting. Incorrect है. रिमूवल वाला जो काम है 140 का जो तरीका उसका फिक्स है. प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग में नहीं होगा, जनरल मीटिंग के अंदर ही होने वाला है. रिपोर्टिंग ऑन एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम ऑफ कंपनीज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ ऑडिटर. इनकरेक्ट है. सेक्शन 1433 के अंदर क्लियर दे रखा है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे रिपोर्ट भी जो है वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड मानी जाएगी, इंक्लूड करना पड़ेगा, अपने को ध्यान रखेंगे. मिस्टर रजत एंड ऑडिटर रिकवरिंग फीस ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस. नहीं कर सकते भाई, ऑडिटर के लिए अलाउड ही नहीं है रेम्यूनरेशन प्रोग्रेसिव बेस पे लेना. तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूट ए क्वेश्चन ऑफन अराइज एज टू वेदर इनडेप्थनेस अराइज इन केस वेयर अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बाय अ क्लाइंट. तो क्लियर है. द ऑडिटर रिकवर हिज फीस ऑन अ प्रोग्रेसिव बेसिस एंड व्हेन अ पार्ट ऑफ वर्क इज डन विदाउट वेटिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ द होल जॉब. Where according with such terms, अगर ऑडिटर ने फीस किया प्रोग्रेसिव बेसिस के ऊपर तो he cannot be said to be indebted to the company in any stage. बराबर से ध्यान रखेंगे. तो in view of above the Mr. Rajat cannot be said indebted to the company नहीं माना जाएगा. तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा. अब ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोग्रेसिव बेसिस के ऊपर फीस जो है वो नहीं लिया जा सकता है. बराबर. और यहां इन्होंने क्लियर कर दिया कि जितना जितना पार्ट आप कर रहे हैं, कई बार कंप्लीशन ऑफ वर्क हुए बिना ही अगर हमारे पास कोई फीस एडवांस के अंदर आ गई है, ठीक है, प्रोग्रेसिव बेसिस. प्रोग्रेसिव बेसिस का मतलब क्या? जितना जितना काम करते जा रहे हैं उस बेस के ऊपर आती जा रही है, तो हम इंडेप्टेड नहीं माने जाएंगे, अपने को ध्यान में रखना है. ठीक है. An auditor can be appointed as first auditor of a newly formed company simply because his name has been listed in the articles. Incorrect है. मेथड हमको दे रखा है फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का, आर्टिकल्स में लिख करके हम किसी का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं. If appointment of a person as an auditor is void ab initio, it should be treated as a casual vacancy. क्या कहते हो भाई? Casual vacancy का मतलब vacancy created by auditor ceasing to act after he was validly appointed and the appointment was accepted. अगर अपॉइंटमेंट ही void ab initio है तो इसको हम कैजुअल वैकेंसी नहीं मानेंगे. नॉर्मल जिस तरह से अपॉइंटमेंट होता है जनरल मीटिंग के अंदर, उसी तरीके से अपॉइंटमेंट होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है. If the auditor appointed at AGM refuse to accept the same, the company can appoint another auditor person by holding general meeting. Correct है. अगर उसने एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज ही कर दिया, अपने पढ़ा है ना, उसका परमिशन लेना पड़ेगा, उसने मना कर दिया तो उसको कैजुअल वैकेंसी नहीं मानेंगे. ओनली कंपनी कैन अपॉइंट ऑडिटर बाय होल्डिंग एजीएम. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको कैजुअल वैकेंसी नहीं मान रहे. जैसे ऊपर वो वॉइड एब इनिशियो वाला पॉइंट था, बिल्कुल वैसा ही. बढ़िया क्वेश्चन है. SS 700 डील्स विद मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट. 700 जो है वो सिर्फ फॉर्मिंग एन ओपिनियन की बात करता है. 705 के अंदर मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं, अपने को ध्यान रखना है. The auditor should study in the memorandum and should study the memorandum articles to see the validity of his appointment. जी नहीं,
वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं देखा जाता है, ये तो हम देखते हैं कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल, कंपनी के पर्पस, इंटरनल रूल्स वगैरह के लिए देखते हैं हम लोग, ध्यान में रखना है। द रेम्यूनरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर कंपनीज एक्ट शैल बी फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जी नहीं, रेम्यूनरेशन फिक्स करने का काम जनरल मीटिंग के पास ही रहेगा, सब्सिक्वेंट वाले का अपने को ध्यान रखना है। An unexplained decrease in GP ratio may result due to fictitious sales। क्या कहते हैं, fictitious sales दिखाएंगे तब तो बढ़ना चाहिए, तो fictitious sale will be increase the GP ratio, भाई डिक्रीज थोड़ी करेगा, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, अपने को पता है, ठीक है। कम कब होता है, जहां पे आपने अनरिकॉर्डेड सेल्स या रिवर्सल ऑफ fictitious सेल्स रिकॉर्डेड इन द प्रीवियस ईयर, या fictitious पर्पस अगर आपने दिखा रखी है, क्लोजिंग स्टॉक कम किया है, तो जीपी रेशियो हमारा कम होगा, कॉमन सी बात है। The inclusion of emphasis of matter paragraph in the auditor report affect the auditor's opinion। क्या कहते हैं, अगेन इनकरेक्ट गया। When the auditor include emphasis matter paragraph, तो ऑडिटर से ये बताना चाहता है कि इन मैटर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है, इसकी वजह से वो रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, सिर्फ रेफर है ओनली टू इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोज करना ताकि यूजर्स को पता लग जाए। इंक्लूजन ऑफ एम्फेसिस मैटर इन द ऑडिट रिपोर्ट डज नॉट अफेक्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन, अपने को ध्यान में रखना है। और लास्ट क्वेश्चन, a perceived opportunity to commit fraud may exist when individual believe internal control can be overriding। क्या कहते हो बच्चों, a perceived opportunity to commit fraud may exist, जब लग रहा है वो पर्सन ऑडिटर को लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो ओवररिडन हो रहा है, मैनेजमेंट वहां पे अपने हाथ में ले रहा है, चीजों को ओवरराइड कर रहा है, तो उसको लगेगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फ्रॉड मिल रहा है, करेक्ट है। A perceived opportunity to commit fraud may exist when individual believe internal control can be overridden because of individual is in position of trust। मैंने आपको कहा ना भाई, जहां लग रहा है कि मैनेजमेंट खुद ही है, टीसीडब्ल्यूजी खुद ही है, तो और ओवरराइड हो रहा है कंट्रोल, इसका मतलब वहां पे फ्रॉड के चांसेस बन रहे हैं, अपने को ध्यान में रखना है। तो बच्चे लोगों, ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस हमने देखा बीच में रिपीटेटिव, कि अपन ने क्या किया है, जो भी पुराने आरटीपीज एमटीपीज के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ले लिए हैं मैक्सिमम, तो इट मींस इतने सारे क्वेश्चंस हमारे, मतलब 10 से 12 क्वेश्चंस हमारे ऐसे थे जो अलग अलग आरटीपीज एमटीपीज में थे, मतलब बार बार रिपीटेटिव्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से करके जाइएगा, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस अपने को वहां पे देखने को मिल जाए। फिर आपसे मुलाकात होगी, तैयारी में लगे रहिए, ऑल द बेस्ट।